सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डोसेज फॉर्म्स का मतलब क्या है। सी, यहाँ पर आप स्पेसिफिकली देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डोसेज फॉर्म्स। सो डोसेज फॉर्म्स आर द मीन्स बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड टू द साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। यानी कि ये ऐसी फॉर्म होती है जिसके द्वारा हम किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को, यानी कि किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट को उसकी पर्टिकुलर साइट तक पहुंचाते हैं जहां उसे काम करना है, जहां उसे अपना पर्टिकुलरली एक्शन देना है। उसको हम बोलते हैं साइट ऑफ एक्शन, और उस पर्टिकुलर ड्रग को या एक्टिव मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ड्रग मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर दूसरी बात आती है कि व्हाट इज़ द नीड फॉर द डोसेज फॉर्म, कि डोसेज फॉर्म की बेसिकली नीड क्या है, क्यों हम डोसेज फॉर्म्स को बिल्डअप करते हैं। सो यहाँ पे हम पहला हमारे पास जो सबसे मेन यहाँ पे क्राइटेरिया आता है वो आता है दैट इज़ अ एक्यूरेट डोज। यानी कि हमें एक पर्टिकुलर इंसान को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डोज देनी है। ये जैसे कि सपोज अगर मुझे 500 mg, इफ़ इन केस अगर मुझे किसी पर्सन को 500 mg देनी है तो मैं उसे किस फॉर्म में दूँ, सस्पेंशन के फॉर्म में दूँ, टैबलेट के फॉर्म में दूँ, कि कैसे दूँ। तो इस 500 mg को हम बोलेंगे डोज जो हमें उसको देनी है। और एक्यूरेट का मतलब है प्रॉपर, यानी कि 500 mg उसके स्टमक पे या फिर उस साइट ऑफ एक्शन पे पहुँचे, दैट इज़ नोन एज एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट पहुँचे, ये हमें यहाँ पर जस्टिफाई करना है। सो यहाँ पे दूसरी मेन चीज़ आती है कि प्रोटेक्शन, दैट इज़ एग्जाम्पल लाइक कोटिंग ऑफ टैबलेट्स और सील्ड एम्प्यूल्स। तो इसमें डोसेज फॉर्म्स हम क्यों बनाते हैं कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर इंसान को एक पर्टिकुलर जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो दे रहे हैं, और अगर हम ऐसे ही पाउडर उठाकर उसको दे दें या दूध में मिलाकर पिला दें तो वो प्रॉपरली एक्शन नहीं करेगी जब तक आप उसकी एक फॉर्म नहीं बनाओगे। सपोज इन द केस अगर आपके पास कोई भी एक लिक्विड है और उसके अंदर आपने ड्रग मॉलिक्यूल को ऐसे ही मिक्सअप करके उसको पिला दिया, उसको हम एक डोसेज फॉर्म नहीं कहेंगे जब तक हमारे पास एक प्रॉपर वहाँ पर एक्यूरेट डोज मौजूद ना हो। तो उस केस को हम क्या कहेंगे कि जब हम लोगों ने टैबलेट बनाते हैं तो हम, आपने सबने देखा होगा कि वहाँ पर एक डोज मेंशन्ड होती है कि ये जो टैबलेट है वो 200 mg की है या 500 mg की है। सो जो 500 mg है ये यहाँ पे एक्यूरेट डोज मेंशन हुई है, और इस टैबलेट को हम बोलेंगे डोसेज फॉर्म, यानी कि डोज देने की फॉर्म, किस फॉर्म के थ्रू हम डोज दे रहे हैं वो हो गई टैबलेट। और इसको हम प्रोटेक्ट भी करते हैं डोसेज फॉर्म बनाने के थ्रू। उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी टैबलेट को हम कोट करवा देते हैं एक पॉलीमर से, ताकि जैसे भी हमें उसका एक्शन चाहिए वो वैसे ही एक्शन वहाँ पर प्रोड्यूस हो। कैसे एक्शन चाहिए हमें, सपोज इन द केस कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको हम अगर टैबलेट के फॉर्म में देते हैं तो वो स्टमक में जाके अल्सरेशन कॉज करती हैं। सो अगर वो अल्सरेशन कॉज करेंगी तो वो इफ़ेक्ट ना देकर हो सकता है कि साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर जाएं। सो उस केस में हम उस टैबलेट को एक कोटिंग करा देते हैं, दैट इज़ नोन एज एंटेरिक कोटिंग। और एंटेरिक कोटिंग कराते ही वो स्टमक, जो भी वो ड्रग होगा या जो भी वो डोसेज फॉर्म होगी वो स्टमक में नहीं घुलेगी, वो कहाँ जाकर खुलती है, डायरेक्टली टू द इंटेस्टाइन। सो इंटेस्टाइन में जाकर वो खुलती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो अल्सर कॉज हो रहा था, जो स्टमक में जाने पर अल्सर कॉज हो रहा था, अल्सरेशन, वो टोटली कैंसिल आउट हो जाता है। सो ये हो गया आपका प्रोटेक्शन बाय द कोटेड टैबलेट्स। सो सेकेंडली यहाँ पर है सील्ड एम्प्यूल्स, यानी कि जो भी एम्प्यूल्स यहाँ पर हैं उनको अगर हम सील्ड फॉर्म में दे रहे हैं एज अ डोसेज फॉर्म, तो उससे क्या हो रहा है, उन पर्टिकुलर का, उस पर्टिकुलर से क्या हो रहा है कि सील्ड फॉर्म में जब आप एम्प्यूल्स वहाँ पर दे रहे हो तो उससे क्या हो रही है कि जो भी आपका मॉइस्चर हो सकता था उस एम्प्यूल्स में जाने के बाद जो आपकी ड्रग को डिस्ट्रॉय कर सकते थे या डिग्रेड कर सकते थे, वो चीज़ सारी कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि हमने क्या किया है, जो भी एम्प्यूल की बॉटल है उसको हमने सील्ड कर लिया है। और जब ये सील्ड हो जाती हैं या सील बंद हो जाती हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो भी ड्रग उसके अंदर मौजूद है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। सो प्रोटेक्ट फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस, सी जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप कोई भी ऐसी ड्रग दे रहे हो जो पर्टिकुलर गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में जाने के बाद डिग्रेड हो जाती है, तो उस केस में हम उसको कोटिंग के थ्रू प्रिवेंट कर रहे हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूस।
मास्किंग द टेस्ट एंड ऑर्डर, सी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी अगर टैबलेट कैप्सूल वगैरह बना रहे हैं तो उसका मेन मोटिव मोस्टली यही होता है कि जो भी जैसे बच्चे होते हैं, अगर वो कोई भी टैबलेट कैप्सूल की हम बात करें तो वो स्वेलो नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में मेन रीज़न ये भी होता है कि उनको दवाई कड़वी लगती है, क्योंकि टैबलेट जब वो अपनी टंग पे रखेंगे तो उसमें कुछ कड़वाहट उनको महसूस होती है, जिस वजह से वो इजीली उसको स्लो नहीं करते हैं बच्चे या कोई भी इंसान जिसको भी कड़वाहट पसंद ना हो। तो उस केस में क्या होता है कि उसकी टेस्ट मास्क करने के लिए किसी भी टैबलेट को हम कोटिंग कर देते हैं शुगर कोटिंग के थ्रू। तो शुगर कोटिंग करने से क्या होता है कि उस पर एक तरह से चीनी की परत चढ़ जाती है, और वो जो ड्रग मॉलिक्यूल, जो ये अंदर का ड्रग मॉलिक्यूल था, जो कड़वा था, जो बिटर था, उसका पूरी तरह से टेस्ट मास्क हो जाता है, यानी कि हम उसे कवर कर देते हैं एक मीठे टेस्ट से। ऑर्डर, अगर किसी भी दवाई में सपोज़ यही कोई टैबलेट है जो बनने के बाद इसमें इसकी ड्रग जो है, इसके अंदर जो ड्रग है उसमें से बहुत अलग स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल नहीं है, प्लेजेंट नहीं है, तो उसमें हम जो कोटिंग कर सकते हैं वो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ही कर सकते हैं जिसमें से एक प्लेजेंट स्मेल आए और पेशेंट कॉम्प्लियंस के लिए वो बहुत ईजी रहे, यानी कि पेशेंट उसको ईजिली ले सके। नाउ प्लेसमेंट ऑफ ड्रग्स विद इन बॉडी टिश्यूज़, ऐसी बहुत सारी डोसेज फॉर्म्स होती हैं जो इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि आप उन्हें बॉडी टिश्यूज़ में जाकर प्लेस कर सके। सपोज इन द केस इफ़ इट इज़ द स्किन ऑफ द हैंड, ठीक है, तो अगर ये आपके किसी हैंड की स्किन है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक इंसीजन करके, यानी कट लगाकर यहाँ की जो स्किन होती है उसको ऊपर उठाकर हम वहाँ पर एक बैंडेज टाइप, जो हमने सभी ने सुना हुआ है, उस तरह की एक चिप टाइप होती है जो बनाई जाती है बाय द नैनो पार्टिकल्स एंड ऑल। वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है रिसर्चिंग के थ्रू। तो ये जो पैचेस बनते हैं, ये जो चिप्स बनती हैं, ये आप उस जो आपने ये स्किन हटाई है थोड़ी सी, उसके नीचे ये प्लेस कर दी जाती है और उसके बाद स्किन को दोबारा से कवर कर दिया जाता है। तो ये जो चिप्स होती हैं जब तक आप स्किन में, आपकी स्किन पे रहेगी, ये उसके एनवायरनमेंट या उसके मॉइस्चर के थ्रू अपना जो ड्रग इसके अंदर मौजूद है उसको वो रिलीज़ आउट करती रहती हैं उस मॉइस्चर में घुल के। तो इन्हीं को हम बोलते हैं व्हाट, प्लेसमेंट ऑफ ड्रग्स विद इन बॉडी टिश्यूज़। सो बॉडी टिश्यूज़ के अंदर या उनके अंदर हम जब कोई भी तरह का प्लेसमेंट करते हैं किसी भी ड्रग का तो उसको हम बोलेंगे पैचेस। तो पैचेस एक तरह के आपके डोसेज फॉर्म्स हो गए। सस्टेन्ड रिलीज मेडिकेशंस, सो बेसिकली सस्टेन्ड रिलीज मेडिकेशंस वो होती हैं जो लंबे टाइम तक असर करती हैं, यानी कि सस्टेन्ड जो हम वर्ड यहाँ पर सुन रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक चार्ट होता है जो हम अलग से भी आपको समझाएंगे। उसमें क्या होता है कि 3 लेवल्स होते हैं। एक तो होता है मीडियम, वो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, और एक तो होता है मिनिमम इफ़ेक्टिव लेवल, जो ये वाला होता है जिसको हम इफ़ेक्टिव लेवल बोलते हैं या कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, और ये होता है मैक्सिमम इफ़ेक्टिव। और यहाँ पे हो जाता है आपका टॉक्सिक लेवल। तो यानी कि कोई भी दवाई जब आप दे रहे हो तो उसका काम क्या होता है, अगर वो पर्टिकुलरली यहाँ 0 से स्टार्ट होगी और धीरे धीरे घुलकर अपना इफ़ेक्ट देगी और वो एक टाइम पे आकर आपकी एग्ज़िट आउट हो जाएगी। इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान देना होता है कि कोई भी दवाई एक तो टॉक्सिक लेवल के पार ना जाए। इस केस में क्या होता है कि हम उसे सिर्फ मैक्सिमम इफेक्टिव लेवल तक ही पहुंचाते हैं, उसको हम ऐसे बिल्डअप करते हैं। उससे क्या होगा कि उसका कम टाइम में, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा और टॉक्सिक इफ़ेक्ट वो प्रोड्यूस नहीं करेगी। उस केस में सस्टेन्ड की बात आती है कि अगर कोई भी ड्रग, आप ऐसी कोई भी ड्रग दे रहे हो जो एक टाइम पे जाकर अपना असर करके और फिर एग्ज़िट आउट हो जाती है, सपोज इन द केस 2 घंटे में उसने अपना असर किया और वो तीसरे घंटे बाहर निकल गई, तो उस तीसरे घंटे के बाद आपको चौथे घंटे फिर से एक दवाई लेनी पड़ेगी फॉर द एक्शन। तो उसको बचाने के लिए, उस चीज़ को कवर अप करने के लिए अब ऐसी दवाइयाँ बिल्डअप हो गई हैं जिसमें बेसिकली आप क्या करते हो कि वो दवाई एक बार अगर रिलीज़ आउट हुई आपकी बॉडी में और उसने अपना इफ़ेक्ट करना प्रोड्यूस यहाँ पे स्टार्ट किया, तो वो एक ही दवाई काफ़ी टाइम तक अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती रहती है, या सस्टेन्ड इफ़ेक्ट होता है उसका लंबे समय तक। क्योंकि कलर इसमें नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरे कलर से बता देती हूँ। यहाँ पे ये इस तरह से एक पर्टिकुलर पीक आ जाती है कि यही एक दवाई, यही एक पर्टिकुलर अमाउंट पूरे
6, 7 या 8 घंटे तक अपना असर दिखाती रहती है, तो उसको हम बोलेंगे सस्टेन्ड, यानी कि एक लंबे टाइम के लिए वही दवाई असर कर रही है। कंट्रोल्ड रिलीज मेडिकेशंस वो होती हैं जिसका हम रिलीज कंट्रोल करते हैं, यानी कि उसको किस पर्टिकुलर टाइम पर दवाई रिलीज करनी है, यानी उस डोसेज फॉर्म में से किस टाइम पर जाकर दवाई रिलीज होगी। सो दैट इज़ नोन एज कंट्रोल्ड रिलीज मेडिकेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम किसी भी एक टैबलेट पर या ड्रग के ऊपर हम अगर एंटेरिक कोटिंग कर रहे हैं तो हम उसका रिलीज़ कंट्रोल कर रहे हैं कि इसको स्टमक में जाकर नहीं घुलना है, इसको इंटेस्टाइन में ही जाकर घुलना है। तो ये कंट्रोल्ड हो गया, यानी हमने इसके घुलने पर या इसके रिलीज़ होने पर कंट्रोल कर लिया है कि तुझे स्टमक में नहीं घुलना है, तेरे को इंटेस्टाइन में घुलना है, तो हम कंट्रोल कर रहे हैं उसकी रिलीज़ को। नेक्स्टली ऑप्टिमल ड्रग एक्शन। ऑप्टिमल ड्रग एक्शन इज़ व्हाट कि एक पर्टिकुलर जो ड्रग आप दे रहे हो उसका एक ऑप्टिमल एक्शन हो, यानी कि उसको एक पर्टिकुलर एक्शन प्रोड्यूस ज़रूर करना है। तो ऐसे इसके लिए भी हम लोग बिल्डअप करते हैं डोसेज फॉर्म। सपोज इन द केस हम पेरेंट्रल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, इमरजेंसी केसेस में हमें उसका सडनली एक्शन चाहिए, तो उस केस में हम पेरेंट्रल बनाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाते हैं, आपकी ब्लड में। तो उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको टैबलेट दो, उसके बाद वो आपके मतलब एडीएमई के थ्रू जाए, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और फिर एक्सक्रीशन। तो इतना टाइम नहीं होता है इमरजेंसी कंडीशन में, तो उस केस में हम लोग पेरेंट्रल्स प्रेफर करते हैं जिसमें वो डायरेक्टली इंजेक्शंस के थ्रू जाती हैं। तो उससे आपका जो टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है, वो जल्दी एक्शन करती हैं। नेक्स्टली इंसर्शन ऑफ ड्रग्स इनटू बॉडी कैविटीज़। इंसर्शंस की जाती हैं बॉडी कैविटीज़ के अंदर जिन डोसेज फॉर्म्स का, उनको हम दो तरह से बोलते हैं, रेक्टल और वेजाइनल। यानी वेजाइनल एरिया में जब कोई भी इंसर्शन होगा उसको वेजाइनल डोसेज फॉर्म बोलेंगे, और जब रेक्टल एरिया में कोई भी इंसर्शन की जाएगी ड्रग या डोसेज फॉर्म उसको हम रेक्टल डोसेज फॉर्म बोलेंगे। नेक्स्टली यूज़ ऑफ डिज़ायर्ड व्हीकल फॉर इंसॉल्युबल ड्रग्स, यानी कि जो भी इंसॉल्युबल ड्रग्स होती हैं या फिर जो भी ड्रग्स इंसॉल्युबल होती हैं किसी भी एक पर्टिकुलर वाटर में, सॉल्वेंट में, तो उनके लिए हम कोई ना कोई डिज़ायर्ड व्हीकल देखते हैं। व्हीकल यहाँ पर हम बोलते हैं सॉल्वेंट को, जिसमें हम कोई भी दवाई घोल रहे हैं, या फिर जिस पर्टिकुलर व्हीकल में हम लोग उसको घोलकर कोई सॉल्यूशन, सस्पेंशन या इमल्शन बना रहे हैं। सो ये सारी बातें थी अबाउट द टाइप्स ऑफ डोसेज फॉर्म्स। अब नेक्स्टली हम यहाँ पर देखेंगे कि एक मेडिसिन और एक पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म्स में क्या फ़र्क है। सो देखिए, एक मेडिसिन क्या होती है, इट इज़ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, इट इज़ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि ऐसा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो एक्टिव फॉर्म में होता है, जिसको अपना एक्शन प्रोड्यूस करना होता है, और उसके साथ हम एक्सिपिएंट्स यहाँ पर ऐड कर देते हैं। सी एक्सिपिएंट्स नॉर्मली क्या होते हैं आपके, आप एडिटिव्स कह लो इनको। सो एडिटिव्स क्या क्या हो सकते हैं आपके, कि आपने उसमें कलरिंग एजेंट डाल दिया, फ्लेवरिंग एजेंट, ग्लाइडेंट डाल दिया, बाइंडर डाल दिया, तो यही सब होते हैं आपके एक्सिपिएंट जो उसको जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि अगर आपको कोई आटा गूंदना है तो उसके लिए आप खाली आटे को तो नहीं मतलब ऐसे आप आटे को तो नहीं गूंद सकते हो ना, उसमें आप पानी डालते हो या आप पर्टिकुलर मसाले डालते हो। तो ऐसे ही सेम फॉर्म में आटे को पानी की ज़रूरत होती है बाइंड होने के लिए। और ऐसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको घर के ही किसी रिलेटेड बताऊं, तो उसमें क्या होता है कि आप सपोज़ घर पे कोई भी रेसिपी बना रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि अगर हमें सपोज़ पकौड़े बनाने हैं, तो क्या हम डायरेक्टली आलू को ऐसे ही घी में डाल देंगे? उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, उनको बाइंड करने के लिए हम आटे का यूज़ करते हैं। जैसे हमने बेसन यूज़ किया, पानी यूज़ किया, तो उसमें मेन जो है दैट इज़ द वेजिटेबल, लेकिन हम उसमें जो आटा यूज़ कर रहे हैं वो हम एज अ बाइंडर यूज़ कर रहे हैं, पानी जो यूज़ कर रहे हैं एज अ व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। तो वो सब हो जाएंगे आपके एक्सिपिएंट्स। तो किसी भी पर्टिकुलर ड्रग जो कि एक पाउडर्ड फॉर्म में है, जो एक पाउडर्ड फॉर्म में है, उसमें जब हम कोई भी बाइंडर यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद उसमें हम पानी या व्हीकल यूज़ करते हैं, सब मिलाकर जो हमें एक डो मिलता है, एक हमें दवाई बनाने के लिए जो डो मिलता है, उसको हम पूरे को
बाइंड मतलब पूरे को हम डो को क्या करते हैं, फिर उसके बाद कंप्रेस करते हैं, फिर टैबलेट्स बनती हैं, या जो भी हमें बनाना है डोसेज फॉर्म। तो यानी कि अगर हमें ओवरऑल कोई चीज़ कहनी हो तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ जब एक्सिपिएंट्स यानी एडिटिव्स जुड़ते हैं तभी वो जाकर बनाते हैं एक मेडिसिन, यानी कि एक डोसेज फॉर्म, जैसे कि आपकी टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गई, या फिर सस्पेंशन, इमल्शन, एक्सेट्रा। नेक्स्टली इसमें आता है आपका क्या, अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग यानी कि कैसी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, रूट यानी कि किस रास्ते के थ्रू होकर आप उसको एडमिनिस्टर करवा रहे हो, या आप किसी भी पेशेंट को दे रहे हो, या वो दवाई को ले रहा है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे टैबलेट खानी है तो मैं माउथ के थ्रू उसको स्वेलो करूँगी, राइट। तो माउथ हमारा क्या हो गया, इट इज़ द ओरल डोसेज फॉर्म, ठीक है। तो वो उसको हम बोलेंगे ओरल डोसेज फॉर्म। नेक्स्टली उसके बाद अगर हम टॉपिकल की बात करें, वेट अ मिनट, ओके। सो यहाँ पर ओरल डोसेज फॉर्म जो है उसको हम बोलेंगे विच इज़ रिलेटेड टू माउथ, ओके। नाउ टॉपिकल जो डोसेज फॉर्म्स हो गई वो हो गई आपकी स्किन वाली, जो हम एक्सटर्नली लगाते हैं, जो हम स्किन पे लगाते हैं, उनको हम टॉपिकली बोलते हैं। ऑप्थेल्मिक हो गई आपकी आइस की, ऑप्थेल्मिक आपकी हो जाएंगी आइस से रिलेटेड, यानी जो भी हम आई ड्रॉप्स वगैरह यूज़ करते हैं। पेरेंटल हमें सबको पता है, जो हम आईवी के थ्रू देते हैं, जो हम डायरेक्टली ब्लड में पहुंचाते हैं, इंजेक्शंस वाली, उनको हम बोलेंगे पेरेंट्रल। इन्हेलेशन यानी कि जो आप इन्हेल कर रहे हो, जो एरोसोल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो अस्थमा पेशेंट्स जो होते हैं उनको दी जाती है। ऑटिक यानी कि जो ईयर्स के लिए होती है उसको हम ऑटिक बोलेंगे। रेक्टल जो रेक्टल एरिया के लिए होती है, दैट इज़ नोन एज द रेक्टल डोसेज फॉर्म, जो सपोजिटरीज होती हैं। और वेजाइनल के लिए हम उनको वेजाइनल बोलेंगे। सो ओरल में बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने चार यहाँ पर लिखी हैं, दैट इज़ अ टैबलेट, कैप्सूल, सिरप एंड सस्पेंशन। टैबलेट सभी को पता है एक तरह की यूनिट डोसेज फॉर्म होती है। कैप्सूल इट इज़ ऑल्सो अ यूनिट डोसेज फॉर्म। सिरप जो होती है वो लिक्विड फॉर्म होती है, और सस्पेंशन जो होता है वो हम एज अ बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म बोलते हैं। टॉपिकली जो होती हैं उसमें ऑइनमेंट्स आते हैं, जो आप क्रीम्स वगैरह, लोशन वगैरह जो आप अपनी स्किन पे लगाते हो वो सब आ जाएंगी उसमें। आपकी क्रीम हो गई, जेल हो गए, पेस्ट हो गए। सो ऑप्थेल्मिक में आई ड्रॉप्स आ जाती हैं। ऑप्थेल्मिक ऑइनमेंट्स जो आते हैं, जो विटामिन ई कैप्सूल्स टाइप आती हैं, उनको हम बेसिकली ऑप्थेल्मिक ऑइनमेंट्स टाइप बोलते हैं। उस तरह की जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स में आते हैं वो ऑप्थेल्मिक ऑइनमेंट्स होते हैं या जेल्स होते हैं। पेरेंट्रल्स में आपके बेसिकली आते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, इंट्रावीनस इंजेक्शंस हो गए, आईवी इंजेक्शंस, आईएम इंजेक्शंस, और सबक्यूटेनियस यानी जो स्किन की लेयर में दी जाती है। इन्हेलेशन में होता है आपका एरोसोल्स, और जो नेबुलाइजर्स होते हैं वो इन्हेलेशन के लिए दी जाती हैं फॉर द अस्थमा या ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड कोई भी अगर पेशेंट हो। ऑटिक यानी कि ईयर ड्रॉप्स जो कानों में दी जाती है, ड्रॉप्स, कान की कोई भी दवाई, उसको हम ऑटिक बोलते हैं। रेक्टल जो सपोजिटरीज वगैरह होती हैं, जो एनेमाज होते हैं, उनको हम एज अ रेक्टल डोसेज फॉर्म बोलते हैं। और वेजाइनल जो पैसरीज होती हैं उनको हम वेजाइनल डोसेज फॉर्म बोलते हैं। सो नेक्स्टली आता है आपका एक्सिपिएंट्स, यानी कि जो मैंने अभी एडिटिव्स के बारे में आपको बताया कि कैसे एडिटिव्स होते हैं, तो उसमें हम बेसिकली यहाँ पर बात करने वाले हैं अबाउट द एक्सिपिएंट्स। सो एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, मेजर इट इज़ द कलरिंग एजेंट्स, ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कलरिंग एजेंट्स नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसे पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स जो भी हम कलर इम्पार्ट करने के लिए देते हैं, यानी कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म में कोई भी कलर देना है, सपोज इन द केस अगर हम बच्चों की दवाई बना रहे हैं, हम सिरप बना रहे हैं और उनको वो दिखने में अच्छी नहीं लग रही है तो वो नहीं पियेंगे। तो उस केस में आपने देखा होगा अपने भी टाइम पर कि
जो भी बच्चे होते थे उनको पिंक कलर की दवाइयाँ बड़ी पसंद होती थी, या पिंक कलर की दवाई हम वो पीने को तैयार होते थे बिकॉज उनको दिखने में अच्छी लग रही है। ऐसे ही ऑरेंज कलर की दवाइयाँ उनको दी जाती थी। उसके साथ साथ वो कुछ स्वीटनिंग एजेंट्स भी उसमें ऐड कर देते थे और कुछ फ्लेवरिंग एजेंट, जैसे कि उसमें अगर हमें मैंगो का फ्लेवर आ रहा है और उसके साथ साथ अगर हमको ग्रेप्स का फ्लेवर आ रहा है तो उसमें वो चीज़ बहुत हेल्प करती थी कि जो पेशेंट कॉम्प्लियंस था वो इंक्रीज़ हो जाता था। सो दैट वाज अ वेरी मेजर एक्शन जो कि डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट उस टाइम पर प्ले करते थे, कि वो एक्सिपिएंट्स यूज़ करते थे इस तरह की, ताकि किसी भी तरह से बच्चा जो है वो दवाई पी ले। सो उसमें कलरिंग एजेंट्स हम लोग ऐड करते हैं फॉर इफेक्टिंग या इफेक्टिव अपीयरेंस। किसी भी पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म का अगर हमें अपीयरेंस बढ़ाना है तो उसके लिए भी हम उसको यूज़ किया जाता है। कलरिंग एजेंट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और पेशेंट कॉम्प्लियंस के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं। स्वीटनिंग एजेंट, जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि स्वीटनिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं ताकि किसी भी एक डोसेज फॉर्म का हम लोग जो भी बिटर टेस्ट है उसको हम मास्क कर सकें, तो उसके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है शुगर कोटिंग टाइप। ऐसे ही हम फ्लेवरिंग एजेंट की बात करें तो कोई भी ऐसी दवाई जिसमें कड़वाहट हो और उसको हम मास्क आउट करना चाहें तो उसके लिए हम फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं ताकि उस पर्टिकुलर में कोई ना कोई फ्लेवर आए। एंटीऑक्सीडेंट्स, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं ताकि दो या दो से ज़्यादा अगर आप उसमें ड्रग्स यूज़ कर रहे हो और आप उनको सॉल्युबलाइज करना चाहते हो एक दूसरे में, तो उनको सॉल्युबलाइज करने के लिए भी आप सॉल्युबलाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ कर सकते हो ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, या फिर आप एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें बेसिकली यूज़ कर सकते हो। प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ड्रग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आप लंबे टाइम तक उस पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म को प्रिजर्व रखने के लिए भी प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर सकते हो। थिकनिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हैं ताकि उस पर्टिकुलर में किसी भी तरह से थिकनेस आए। उस पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म को अगर आप थिक बनाना चाहते हो तो उसके लिए थिकनिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हो। सस्पेंडिंग एजेंट मेनली सस्पेंशंस में यूज़ किए जाते हैं ताकि आप उसमें एक तरह से एक हम सस्पेंशन की आपको अलग से डेफिनेशंस वगैरह सब दिखाई जाएगी इसमें, जिसमें आप सस्पेंडिंग एजेंट क्यों यूज़ करते हो बताया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर आप अगर सस्पेंशंस की बात करो तो उसमें जो भी आपका सॉल्यूबल या सॉल्यूट या सॉल्वेंट्स होते हैं उस सॉल्यूट को उस सॉल्वेंट के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में रखने के लिए भी हम सस्पेंडिंग एजेंट यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे सस्पेंशंस होती हैं जेलुसिल एम्पियर्स, इस तरह की दवाइयाँ होती हैं, तो जैसे ही आप उनको शेक करते हो तो वो इस फॉर्म में सस्पेंड हो जाते हैं सारे पार्टिकल्स, इसीलिए ये सस्पेंडिंग एजेंट्स यूज़ की जाती हैं। बाइंडिंग एजेंट्स, जैसे कि मैंने बताया था कि एक कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हम बाइंड करते हैं, बाइंड करने के लिए फॉर्म उसमें ऐड करते हैं तो उसको हम बाइंडिंग एजेंट कहते हैं, जोड़ने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे सॉल्वेंट्स की बात करें तो सॉल्वेंट्स यूज़ किए जाते हैं बेसिकली, जैसे हम आटा गूंदने के लिए पानी यूज़ करते हैं ऐसे सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं। और सॉल्वेंट्स किसी पर्टिकुलर को लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए या उसको जोड़ने के लिए, बाइंडर्स सबको जोड़ने के लिए, एक डॉ बनाने के लिए भी सॉल्वेंट्स यूज़ की जाती हैं। लुब्रिकेंट्स बेसिकली एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि जो भी हम टैबलेट या जो भी हम बना रहे हैं वो उस मशीन में जाकर ना चिपके, मतलब उसकी जो चिपचिपी चीज़ जो होती है उसको एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उसको एक चिकनाहट प्रोवाइड करने के लिए भी हम लोग लुब्रिकेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं। और परफ्यूम्स यूज़ की जाती हैं ताकि जो भी अगर किसी डोसेज फॉर्म में अगर स्मेल आ रही है, उसकी अच्छी फ्रेगरेंस नहीं है, तो उसको एक फ्रेगरेंस प्रोवाइड करवाने के लिए भी परफ्यूम्स यूज़ किए जाते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट एक्सीपिएंट्स। नाउ दिस इज़ द टाइप्स ऑफ डोसेज फॉर्म्स, यानी कि कौन कौन सी तरह की डोसेज फॉर्म्स होती हैं। सो दे आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिजिकल फॉर्म। यानी कि जो अभी हमने पीछे एक पढ़ी थी स्लाइड में कि हम कौन सी रूट के थ्रू यानी किस रास्ते के थ्रू उसको एडमिनिस्टर करवा रहे हैं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और किस फॉर्म में, यानी कि सॉलिड फॉर्म है, वो सेमी सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस है, उसको हम बोलेंगे एज अ फिजिकल फॉर्म। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ओरल, टॉपिकल, रेक्टल, पेरेंट्रल, वेजाइनल, इनहेल्ड, ऑप्थेल्मिक और ऑप्टिक।
ये सारी हो जाएंगी आपकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो दी जाती है डोसेज फॉर्म्स। और फिजिकल फॉर्म में आपकी सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, तो ये सारी हो जाएंगी आपकी फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे। यानी कि एक तो हो गया कि आप किस ज़रिए, मतलब किस रास्ते के थ्रू दे रहे हो, उस रास्ते के आधार पे आपने जो डोसेज फॉर्म्स का नाम रख दिया। और एक हो गया कि वो उसकी फॉर्म क्या है, मतलब वो स्टेट, जैसे लिक्विड, गैसियस और सॉलिड स्टेट होती है, तो उस फॉर्म के आधार पे आपने उनका नाम रख दिया। सो नेक्स्टली इसमें आपका आ जाएगा इसके बाद, दीज आर द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सॉरी फॉर द कन्वीनियंस, इस स्लाइड में कुछ गड़बड़ी हो गई है। ओके, सो ये कुछ ऐसी आपको यहाँ पर रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी दिखाई जा रही हैं, जिसमें आप दोनों साइड से बता सकते हो कि वो कौन सी ब्लड के थ्रू दी जा रही हैं, टॉपिकली दी जा रही हैं या ट्रांसडर्मल दी जा रही हैं। तो जैसे आप इसमें देख सकते हो, इसमें फर्स्ट जो यहाँ पर दिखाई हुई है सबसे ऊपर, दैट इज़ अ सबलिंगुअल। ये जो है वो सबलिंगुअल है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट आउट कर लेती हूँ, जूम आउट कर देते हैं इसको। तो इसमें जो सबसे पहला यहाँ पर आपको पार्ट दिखाया जा रहा है, दैट इज़ अ सबलिंगुअल। सो इसमें सबलिंगुअल जैसे दिखाया जा रहा है कि जीभ के नीचे रख के, यानी टंग के नीचे रखकर जो दवाई हम देते हैं उसको हम डोसेज फॉर्म को बोलते हैं सबलिंगुअल डोसेज फॉर्म। नेक्स्टली इंट्रा ऑक्यूलर, यानी कि जो आइज़ में दी जाती है ऑक्यूलर रीजन में, उसको हम बोल देंगे इंट्रा ऑक्यूलर। इंट्रा ओरल यहाँ पर दिखा है, इंट्रा ट्रैकियल, ट्रैकिया रीजन में, यूरिनरी ट्रैक रीजन में, म्यूकस मेम्ब्रेन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रेक्टल, पल्मोनरी इनहेलेशन, इंट्रानेजल। सो ये सब जो है ये रूट्स ऑफ ड्रग डिलीवरी हैं, जो कि आप बेसिकली आगे भी पढ़ेंगे कि कौन सी ड्रग कहाँ पर दी जाती है और किस रूट के थ्रू दी जाती है और उनका क्या नाम है। जैसे कि हम पेरेंट्रल पढ़ चुके हैं, पेरेंट्रल ब्लड में दी जाती है आईवी और आईए के थ्रू। सो ये कुछ ऐसी हम लोगों ने दवाई के नाम लिखे हैं यहाँ पर, जो कि उसकी रूट पर आधार करते हैं, यानी कि वो किस रूट के थ्रू दी जाती है और उनके क्या फॉर्म्स हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो ओरल फॉर्म है या फिर वो सॉलिड फॉर्म है, सेमी सॉलिड है, सस्पेंशंस हैं, गैसियस फॉर्म है तो वो इन्हेलर्स है कि एरोसोल्स है, तो वो सब कुछ अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें पढ़ेंगे। सो इसका जो सेकंड वीडियो होगा उसमें आप बेसिकली इनके सारे टाइप्स के बारे में पढ़ोगे कि कौन कौन सी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के सारे टाइप्स और फिजिकल फॉर्म्स के सारे टाइप।